थर्ड ईयर। टॉपिक है महिला और विकास उपागम। महिला और विकास के क्या क्या उपागम या अप्रोच है। प्राचीन समय में स्त्री को शिक्षा दी जाती थी। उस समय की स्त्रियां विदुषी थी। भारतीय नारियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, जौहर आदि इस युग की देन है। तब महिलाओं को अपने पति की संपूर्ण संपत्ति माना जाता था अथवा उसके बाद पिता की। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती थी। मुगल कालीन समय में भारतीय महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार हुए। berber मुसलमान शासक तथा उनके सत्ता के अधीन अधिकारी जबरदस्ती ही स्त्रियों को घर से उठा करके ले जाते थे। फिर वे अपनी मर्जी से या उनके विवाह करके उन्हें अपनी संस्कृति में ढाल लेते थे। स्त्रियों के संबंध में एक बड़ी दुखद स्थिति यह भी रही है कि वह घर के बाहर सभी कार्यों को करती थी। बालकों के लालन पालन से लेकर खेतीबाड़ी का काम, जंगलों से जलावन की लकड़ियां लाना, कुएं से पानी भरना, पशुओं को पालना, बागवानी करना, भोजन पकाना, घर की सफाई करना, परिवार के सभी सदस्यों को भोजन खिलाना, परंतु उनके कार्यों की आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। पुरुष प्रधान समाज में इन कार्यों का कोई मूल्य नहीं है। वे हर एक चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर एवं आश्रित हैं। महिलाओं को आज भी भार समझा जाता है, जबकि अनगिनत कार्य उनके ही हिस्से में आते हैं। मजदूरी, महिलाओं को भी मजदूरी देते समय भी भेदभाव किया जाता था। श्रमिक मजदूरों को जहाँ अधिक मजदूरी दी जाती थी, वहाँ स्त्रियों को कम मजदूरी मिलती थी। इस भेदभाव को दूर करने के लिए पश्चिमी देशों की महिलाओं ने खूब संघर्ष किया और उसी का परिणाम रहा कि स्त्रियों को सामान्य कार्य करने के लिए समान मजदूरी व वेतन दिया जाना चाहिए। जिसमें पहला महिला एवं विकास उपागम में पहला आता है कल्याण अप्रोच। भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई। देश के विकास के लिए सन 1951 से ही अनेक योजनाएं बनाई गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सन 1952 में हुआ, परंतु महिलाओं के विकास के लिए इन योजनाओं में भी कोई खास स्थान प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि प्रथम विकास दशक सन 1961 से 70 तक भी महिला विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम न तो बनाए गए और न ही चलाए गए। विकास में महिलाओं को ही कल्याण अप्रोच मान लिया गया तथा इस दशक को कल्याण अप्रोच के रूप में जाना जाने लगा। इस अप्रोच के पीछे यह धारणा थी कि जब पुरुष का विकास होगा, पुरुष कमा करके धन घर में लाएगा तो उसका लाभ तो स्त्रियों को ही मिलेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष से ही परिवार का निर्माण होता है। पुरुष ही धन स्त्रियों के लिए कमाता है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए महिलाओं को एक लाभार्थी के रूप में देखा गया। महिलाओं का मुख्य काम घर संभालना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का लालन पालन करना, घर वालों की देखभाल, सेवा, पति की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना आदि। स्त्री एक सुमाता और आदर्श पत्नी बनकर घर में ही रहे, यही कल्याण अप्रोच का परम उद्देश्य था। महिलाओं की बराबरी का अधिकार भी इसी दशक में उठने लगा, जिससे महिलाएं भी चाहती थी कि उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि वे शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सेकंड आता है हमारा समानता उपगम में समानता अप्रोच। दूसरा विकास दशक सन 1971 से 80 में महिलाओं के हितों के बारे में सोचा गया। देश के विकास में महिलाएं भी सम्मिलित किया था ताकि वे पढ़ लिख कर देश की विकास धारा के साथ आकर जुड़ जाएं, जिससे कि विकास की गति में तेजी आए। समानता उपगम का मुख्य उद्देश्य था सभी विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं को बराबर का हक देना। समानता उपगम का मुख्य उद्देश्य था। अतः महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी न मानकर सक्रिय लाभार्थी माना गया।
सक्रिय लाभार्थी माना गया। तीसरा आता है हमारा निर्धनता विरुद्ध उपगम्य या निर्धनता विरुद्ध अप्रोच। इस निर्धनता विरुद्ध अप्रोच का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवार की स्त्रियों, जो निर्धन परिवार की उन स्त्रियों को रोजगार मिले जिससे वे कमा करके अपने स्वयं के जीवन के बारे में ही और परिवार वालों के जीवन के स्तर को सुखद बना सके, क्योंकि अविकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और स्त्रियों की खराब स्थिति है। यह अप्रोच गैर सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों के NGO के बीच अधिक लोकप्रिय हुआ। यह अप्रोच भी बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें केवल गरीबी मिटाने के लिए गरीबी महिलाओं को ही रोजगार क्योंकि इसमें गरीब जो निर्धन परिवार की महिलाओं उनको ही रोजगार दिए जाने की बात की गई, शेष महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह अप्रोच बहुत अधिक सफल सिद्ध नहीं हुआ। अगला आता है कार्य क्षमता उपगम, यानी कार्य क्षमता उपगम या अप्रोच। दूसरा विश्व महिला सम्मेलन सन 1980 में कोपेनहेगन में जब आयोजित किया गया था, इसे आर्थिक गतिविधियों के तभी इसमें परिवर्तित कर दिया गया तथा इसे आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया। इस सम्मेलन में व्यापार, विकास तथा राजनीतिक इन तीनों पर ही गहनता से विचार विमर्श किए गए। ये संपूर्ण विश्व की महिलाएं इस सम्मेलन में एकत्रित हुई तथा अपने देश की महिलाओं की समस्या को विश्व मंच पर रखा। इस संघर्ष की पीड़िता भी इस सम्मेलन का अच्छा सा परिणाम यह रहा कि स्त्रियां स्वयं के इस सम्मेलन का अच्छा परिणाम यह रहा कि स्त्रियां स्वयं के प्रति जागरूक हो और इस परियोजना का, इस उपगम यानी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य निर्धनता कार्य क्षमता का प्रमुख उद्देश्य था कि विश्व को आर्थिक मंदी की दौर से उबारने तथा स्थिरता प्रदान करने एवं राजनीति में सामंजस्य स्थापित करना इस अप्रोच का मुख्य उद्देश्य था। महिला विकास के क्षेत्र में सक्रिय जिम्मेदारी निभाना, परिवार, समाज तथा राष्ट्र की आर्थिक दशा को सुधारा जा सके, क्योंकि स्त्रियों में सोचने समझने का अधिक क्षमता होती है। अनपढ़ महिलाएं अच्छी तरह से जानती है कि मुश्किल घड़ी में आर्थिक संकट की स्थिति में किस प्रकार से कुशलतापूर्वक गृह संचालन किया जाता है। उसमें काम करने की क्षमता भी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पुरुष जहाँ घर बाहर मिलकर 8 से 12 घंटे काम करते हैं, वहीं स्त्रियां 16 से 18 घंटे तक काम करती हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान भी देती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इतना काम करने के बावजूद भी महिलाओं को वह हक नहीं मिल पाता, वह अधिकार नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। स्त्रियों को भी ऋण सुविधा दी जाए ताकि वे कोई रोजगार चलाना चाहे तो वे चला सके। स्त्रियों के लिए आय उपार्जन करने वाले परियोजना शुरू की जाए जिसमें उन्हें भी रोजगार के अवसर मिल सके। स्त्रियों के लिए सूक्ष्म उद्योग की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार पर भी इस उपगम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई एवं चलाई गई। गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs ने भी आगे बढ़कर इस कार्य में भाग लिया। अगला आता है हमारा शक्तिकरण उपगम्य अप्रोच या उपगम। पूर्व में वर्णित सभी उपगम्यों के निचोड़ यानी सभी जो उपगम्य थे सभी उपगम्यों के निचोड़ में एक परिणाम निकलता है कि महिलाओं को ही सशक्त बनाया जाए ताकि महिला पुरुष के बीच हो रहे भेदभावों को दूर किया जा सके, लिंग भेद को समाप्त किया जाए, गरीबी को मिटाया जा सकता है तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र में खुशहाली लाई जा सकती है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं का शोषण नहीं हो, इसके लिए उन्हें सशक्त सबल अत्यावश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ इसी उपगम्य को सन 1980 में गति मिली। समाज सुधारकों, महिला शोधार्थियों ने कई दूसरी एजेंसियों के बीच महिला सशक्तिकरण को काफ़ी लोकप्रियता मिली। लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए।
वो कार्यक्रम प्रारंभ किए। लोगों ने कार्यक्रम अहमदाबाद में शुरू जो यह सेवा अहमदाबाद में शुरू की गई। ग्रामीण बैंक खोले गए। इन सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक सफलतापूर्वक कार्य मिले। तीसरे विश्व महिला सम्मेलन को नौरोबी में सन 1985 में हुआ। इसमें तीसरी दुनिया की कुछ स्त्रियों ने एक समूह बनाया जिसमें महिला कल्याण विकास पर ही प्रकाश डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक तथा विश्व की महिला सम्मेलन में एक बात और उभर सामने आए कि संपूर्ण विश्व में कुल कार्यों का 2/3 भाग जो कार्य है वह महिलाएं करती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कुल आय का 1/10 भाग ही उनके हिस्से में महिलाओं के हिस्से में आता है तथा कुल संपत्ति का 1/100 भाग ही महिलाओं के नाम है। जो ही इस स्थिति को रोकना अत्यावश्यक है तथा स्त्रियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबल होने का पूरा अधिकार है। जब तक इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जाएगी तब तक महिला सशक्तिकरण का नाम केवल ढोल बजकर ही रह जाएगा और महिलाओं की शक्ति की स्थिति भी वही की वही जैसी है वैसी ही रह जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में होना अनिवार्य है। पंचायती राज अधिनियम में 72वां व 73वें संशोधन में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख महिलाएं की स्थिति सुदृढ़ हुई। स्थानीय राजनीति में उनका प्रभुत्व तथा वर्चस्व रहा। 554 के सदस्य में केवल 43 महिलाएं चुनकर आईं, जो 10% से भी कम है, और सन 1956 की संख्या में केवल 5 ही अधिक रही।